वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल डे 18 नवंबर से 24 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हमको अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देनी है, एडिक्वेट स्ट्रेंथ में देनी है। अगर हम अपनी मन मर्जी से बिना साइंटिफिक रीजन के एंटीबायोटिक देते हैं, उसके कई सारे नुकसान होते हैं। नंबर एक, जिस उद्देश्य से दे रहे हैं वो ठीक नहीं होगा। दूसरा, अननेसेसरी एक बेसिक रेसिस्टेंस बन जाएगी, तो जब उसकी ज़रूरत होगी तब वो दवा काम नहीं करेगी। इसका मतलब है कि हमको अप्रोप्रिएट सही एंटीबायोटिक, सही एंटी माइक्रोबियल ढूंढना है, किस समय पर क्या चीज़ उपयुक्त है, और न केवल उसको टाइम पे बल्कि उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ में भी देना है। जितनी स्ट्रेंथ उसके लिए उपयुक्त है कि वो बैक्टीरिया या जो भी चीज़ है उससे मर जाए। अगर हम उसको कम स्ट्रेंथ में देते हैं वो भी एक बेकार की बात है। इसका मतलब है कई सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, क्या देना है, कितनी स्ट्रेंथ में देना है, कितने दिन देना है। और ये देखा गया है कि अगर हम अपनी बिल्कुल आइडियल स्ट्रेंथ में देते हैं तो हर एंटी माइक्रोबियल को 5 या 7 दिन देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि क्लीन ऑपरेशंस में जो क्लास 1 ऑपरेशन है उसमें करीब करीब किसी भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि अगर हम ऑपरेशन की सुविधा या जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव कर लें तो आपकी एंटी माइक्रोबियल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ये देखा गया है कि खाली हाथ धोने से एंटी माइक्रोबियल का जो बजट है अमेरिका के बड़े बड़े अस्पतालों में करोड़ों मिलियन डॉलर कम हो गया। इसका मतलब है जो एक बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैं, उनका ऑल्टरनेटिव एंटी माइक्रोबियल नहीं है। जहाँ पे आपको मास्क लगाना है, जहाँ पे आपको हाथ धोना है, जहाँ पे ओटी को साफ रखना है, जहाँ पर आईसीयू की सफाई करनी है, उसका ऑल्टरनेट एंटी माइक्रोबियल नहीं है। सही चीज़ें देखनी है, सही प्रैक्टिस करनी है, सही फैसिलिटी करनी है, हर एक को ब्लाइंड हमें शॉट नहीं देना है और सूटेबल एंटीबायोटिक चुनना है, ओवरडोजिंग नहीं करनी है, अंडरडोजिंग नहीं करनी है। इस प्रोग्राम को करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से प्रोफेसर डॉक्टर पांडा एंड डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग से प्रोफेसर सुरेश, मैं दोनों को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, हर हेल्थ केयर वर्कर तक पहुँचना है, चाहे वो किसी लेवल पे हो। धन्यवाद। इंटीग्रेटेड स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम,
दूसरा डायग्नोस्टिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम और तीसरा इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए, कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है और किसी न किसी बीमारी को लेकर आता है, तो सबसे पहले वो कौन सी बीमारी को लेकर आया है, क्या इन्फेक्शन है उसके अंदर, उसको पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और अगर ये इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी के हिसाब से अच्छा है, तभी हम जो बैक्टीरिया है उसको ढूंढ सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। हम पेशेंट को की डायग्नोसिस बनाते हैं, उसमें अगर आपने बैक्टीरिया को गलत आइडेंटिफाई कर दिया तो पेशेंट का ट्रीटमेंट गलत एंटीबायोटिक से हो सकता है। उसके बाद पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आने के बाद उसको एक एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी चलाई जाती है और ये एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी आपकी एंटीबायोटिक पॉलिसी पर बेस्ड होती है। और इस एम्पेरिकल थेरेपी को चलाने से पहले उसके बॉडी फ्लूइड की जांच होती है और बाद में जो भी आपने एंटीबायोटिक चलाया है, बॉडी फ्लूइड की जांच के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके हिसाब से उस एंटीबायोटिक को ऑडिट किया जाता है। तो ये आपका डायग्नोस्टिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम हो गया और साथ में ही एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम हो गया। इन दोनों के साथ ही इस इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पेशेंट में, उसके लिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड स्टीवर्डशिप प्रोग्राम ये हम अप्लाई करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारा ये डायग्नोस्टिक इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम बन जाता है। अब देखिए, एक आपके हॉस्पिटल में ही इस पूरे स्टीवर्डशिप प्रोग्राम को बनाने का मतलब नहीं है। ये जो आपका स्टीवर्डशिप प्रोग्राम है ये क्रॉस हॉस्पिटल भी होना चाहिए, क्योंकि आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट है दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र होके आ सकता है और एक सिटी से दूसरी सिटी में पेशेंट को रेफ़र किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर इस तरह का इंटीग्रेटेड स्टीवर्डशिप प्रोग्राम आपके हॉस्पिटल में चले, साथ में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में चले और पूरे नेशन में इस तरह का एक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम हो जाए, तभी ये अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या इसमें काम करना है आगे, तो उसके लिए जैसे जितने भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, स्टार्टिंग विद हैंड हाइजीन। फिर जो भी एंटीबायोटिक पेशेंट्स के लिए चलाया जाता है उसका ऑडिट करना चाहिए कि वो रिक्वायर्ड डोज में दिया गया, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी उसकी रही, ड्यूरेशन रहा और करेक्ट एंटीबायोटिक आपने चलाया है। तो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन का ऑडिट करना चाहिए। साथ में ही कुछ अलर्ट्स ऐसे होना चाहिए जो कि अगर आपने गलत एंटीबायोटिक चलाया है तो बीच बीच में अलर्ट्स ऐसे हों या स्टॉप ऑर्डर हो विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट कि गलत एंटीबायोटिक को रोका जा सके। तो इस तरह का एक जो प्रिवेंटिव केयर प्लान है वो सारे ही हेल्थ केयर वर्कर के लिए लागू होना चाहिए, ताकि ये हमारा जो इंटीग्रेटेड स्टीवर्डशिप प्रोग्राम है ये अच्छी तरह से चल पाए। Is designated as a year for nurses and midwives. The reason is that this is 200th birthday of pioneer of the modern nursing, Florence Nightingale. In this year, the message of antibiotic stewardship and role of nurses becomes very important. We all know that resistance to antibiotics is increasing day by day, and production of new antibiotics which are effective against microbes has significantly reduced. नर्सेज का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और हम सबको पता है कि हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर नर्सेज
आधे से ज़्यादा हिस्सेदार हैं। इसके रहते उनका प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर में एक बड़ा योगदान है। हम सबको पता है कि एंटीबायोटिक्स बहुत रैम्पेंटली प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं और नर्सेज बड़ी मात्रा में होने की वजह से मरीजों के कांटेक्ट में ज़्यादा देर और ज़्यादा बार आते हैं और हम लोग पब्लिक में इस बात की अवेयरनेस फैला सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स हर छोटी चीज़ के लिए नहीं लेना है। हम सबको पता है कि नर्सेज का पेशेंट एडवोकेसी एक बहुत बड़ा रोल है। उसमें हमें पेशेंट को जागरूक करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि यदि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दिया गया है और उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आने के बाद वो सेंसिटिव नहीं है तो उसको तत्काल बंद किया जाए। सही एंटीबायोटिक सही डोज में सही रूट से देना हमारा एक बहुत ही बड़ा कर्तव्य है। हम नर्सेस प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पे पेशेंट्स को की अवेयरनेस को बढ़ा करके और बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स जो पेशेंट अपने आप भी ले लेते हैं उनकी जो खपत है उसको कम करके सेकेंडरी हेल्थ केयर में भी जो पेशेंट्स को एंटीबायोटिक अस्पताल में प्रिस्क्राइब करे जाते हैं उसमें भी हमारी एडवोकेसी का रोल देके पेशेंट एजुकेशन का रोल अदा करके पेशेंट के वहाँ भर्ती रहते वक्त, पेशेंट के डिस्चार्ज के वक्त कि भाई ये जो एंटीबायोटिक आप को दिए जा रहे हैं पूरे समय लें जितने दिन के लिए दिए गए हैं। क्योंकि बहुत सारे मरीज घर जाते हैं, ठीक हो गए, दवाई बंद कर देते हैं और बची हुई दवाई किसी और व्यक्ति के लिए घर में यूज़ कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज एजुकेशन एंटीबायोटिक रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, CDC ने भी इस बार इस पर जोर दिया है कि नर्सेज की भूमिका अहम है और हम ज़्यादा मात्रा में हैं और ज़्यादा समय मरीजों के साथ बिताते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर से लेकर टर्सरी हेल्थ केयर में हमारी मौजूदगी है और उसका पूरा लाभ लेते हुए हमें एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप के लिए एक लीड रोल अदा करना है, जिस करके हम जो एंटीबायोटिक आज सेंसिटिव हैं उनको बचा के रख सकें आगे के लिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन एक छोटे से इन्फेक्शन के मारे मरीज बच नहीं पाएगा। और मैं पर्सनल कैपेसिटी में आप सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि हम सब नर्सेज एक शपथ लें कि हम आज से अनावश्यक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं होने देंगे, अनावश्यक एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं होने देंगे और एंटीबायोटिक सही मात्रा में सही रूट से जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब्ड है उतने ही दिन के लिए मरीज ले, इसके लिए वचनबद्ध होंगे। धन्यवाद। United to preserve antimicrobials is the theme for this year World Antimicrobial Awareness Week. आप सभी को पता है WHO हर नवंबर में 3rd वीक के आसपास एक वीक सेलिब्रेशन करता है टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। इसमें एंटीमाइक्रोबियल्स का जो अवेयरनेस है, एंटीमाइक्रोबियल्स मतलब यही है जो दवाई हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए देते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस है, पैरासाइट है, फंगल है, ये सभी का जागरूकता की जरूरत है। इसलिए 2015 से WHO हर साल ये स्लोगन देता है। इस साल एक थीम रखा है, एक इशू रखा है, टू डिस्कस टू अवेयर एमंग आवरसेल्व्स। थीम यही है, हम सब मिल के एंटीमाइक्रोबियल को प्रिजर्व करना चाहिए। जरूरत से ये इस साल का थीम है। क्यों WHO इस साल इस थीम को रखा गया है, उसके जानने के लिए मैं एक जस्ट समरी बताता हूँ जो हमारा इंडियन भगवत गीता में लिखा है, एक तो कृष्ण कर्म कृत। इसका मतलब यही है, हम सब सभी लोग मिलके ही ब्रॉड नॉलेज के साथ, मैक्सिमम कॉन्शियसनेस के साथ हम अपना कर्म करें। तो जब एंटीमाइक्रोबियल की बात आता है, वहाँ पे भी आता है कि यूनाइटेड होकर ही काम करना चाहिए, तभी जाके हम फ्यूचर एंटीमाइक्रोबियल का जो कर्म है उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग टीम कैसे बने, अभी यही सवाल आ जाते हैं, हम कैसे मिलके प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन लोग होना चाहिए? जो लोग एंटीमाइक्रोबियल के बारे में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे
जो दवाई देता है, जो डॉक्टर्स दवाई लिखता है कागज में, उसमें ये टीम में रहना चाहिए। जो दवाई दुकान से जो लोग देते हैं, जो फार्मासिस्ट हम बोलते हैं, वो भी रहना चाहिए। जो दवाई लेता है मतलब यूज करता है अपना शरीर के लिए, जैसे हम लोग पेशेंट्स हैं, इवन इफ जो पशु के क्षेत्र में यूज करते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री हम बोलते हैं, और जो खेती में यूज करते हैं, जो एग्रीकल्चर, वहाँ पे भी एंटीमाइक्रोबियल यूज होती है कुछ कुछ जीवाणु को मारने के लिए। तो ये सभी लोग हमको मिलके ही इस फाइट को करना पड़ेगा, तभी जाके हम युक्त कृष्णा कर्मकृत कर सकते हैं। अभी हम मानव के लिए बात करते हैं, बिकॉज पशु एंड पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए हम सचेतन तो है, पर पहले हम खुद का जीवन के बारे में सोचते हैं। मानव के लिए 3 लोग को मिलना पड़ेगा। एक जो दवाई खाता है, जैसे एज ए पेशेंट जो मैं घर में खाता हूँ, जो दवाई देता हूँ दुकानदार जितने हैं, जो फार्मासिस्ट है मेडिसिन स्टोर से। तीसरा है जो दवाई लिखता है, बिकॉज बिना दवाई लिखे प्रिस्क्रिप्शन से कोई दवाई देगा नहीं, तो डॉक्टर से। ये तीनों को जब एक साथ मिलेंगे तभी जाके हम फाइट कर सकते हैं। अब ये तीनों का रोल क्या होना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एज ए डॉक्टर मैं यहाँ से 15 साल से एक्सपीरियंस हूँ, इन्फेक्शन रिलेटेड काम कर रहा हूँ, उसी के डिपार्टमेंट के मरीज होते हैं उसको भी देख रहा हूँ। एज ए डॉक्टर मुझे इतना ख्याल आता है, कोई भी मरीज मेरे पास आता है, पहले मैं 3 क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है। पहला आता है कि इस मरीज जो आया है उसको कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो इन्फेक्शन है कि नहीं मैं बहुत सारा सोचता हूँ, इसका लक्षण क्या क्या है। आपने देखे होंगे बुखार हुआ मतलब हम सोचते हैं इन्फेक्शन है, बट कौन से इन्फेक्शन है वो मेरा मन में आ जाता है। आपको मरीज के हिसाब से समझ में आता है कि वो बुखार है इसलिए इन्फेक्शन है, पर कौन सा इन्फेक्शन है जो डॉक्टर के हिसाब से आता है, बिकॉज सभी अपना अपना इन्फेक्शन है कि अपना अपना अलग दवाई है। मैं सही दवाई नहीं दूंगा तो फिर नुकसान ज़्यादा होगा, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर के हिसाब से पहला मैं करता हूँ कि ये सही इन्फेक्शन है कि नहीं है। दूसरे, एक बार इन्फेक्शन सही हो जाता है फिर दवाई भी सही चूज करता हूँ, बिकॉज एक जीवाणु को मारने के लिए दुनिया में बहुत सारे दवाई हैं, कभी कभी 100 दवाई भी हैं जो एक जीवाणु को मार सकता है, पर इस मरीज के लिए कौन सा दवाई सही है वो मुझे चूज करने के लिए अधिकार है और मेरा नॉलेज डिसाइड करता है। अभी तक जितने हमारा एविडेंसेस गाइडलाइंस है उसी को बेस के करके मैं दवाई देता हूँ, तो ये मुझे ध्यान रखना चाहिए। एक बार दवाई दे दिया, कितने दिन तक देना है, कितने डोज पे देना है, कौन से रास्ते से दवाई देना है, जैसे मुंह पे ओरली देना है कि इंजेक्शन लगा के देना है कि सांस में सूंघने के लिए इनहेलेशन देना है, ये भी मुझे डिसाइड करना पड़ता है। और ये सभी डिसीजन डॉक्टर को सही करना चाहिए, तभी जाके यूनाइटेड हो सकते हैं। जब प्रिस्क्रिप्शन लेके मरीज जाता है फार्मासिस्ट के पास, उसको भी देखना चाहिए दवाई क्या लिखा है, सही डोज पे लिखा है कि नहीं है तो वापस करना चाहिए डॉक्टर के पास, ये थोड़ा दोबारा दिखा कर लिखा के आओ, क्योंकि डाउट के हिसाब से दवाई इधर उधर नहीं देना चाहिए। जब मरीज भी लेता है उसको भी बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाई नहीं लेना चाहिए। सपोज प्रिस्क्रिप्शन से दवाई लेने लगेगा तो आज के ज़माने में आपको पता है कि जब मरीज होकर मैं सोचता हूँ मुझे खांसी जुकाम हो गया, मैं दवाई खा लेता हूँ, एजिथ्रोमाइसिन खा लेता हूँ, ऑगमेंटिन खा लेता हूँ, पर कितना सही है। कोई भी एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल बिना डॉक्टर्स के परामर्श में नहीं लेना चाहिए। ये एक चीज़ आप जिंदगी भर सभी हम लोग रख लेंगे याद, तो कभी नुकसान नहीं होगा। तो ये हम तीनों लोग मिलकर ही इस युद्ध को, ये फाइट को कर सकते हैं और विक्ट्री हमारे हाथ में रहेगा। 2020 में आप सभी को पता है कोरोना आने के बाद हम सब परेशानी है, सबको बुखार आ रहे हैं, आज नहीं तो कल, तो दवाई तो हम लेते हैं, एंटीबायोटिक भी खाते हैं। तो कोरोना एक वायरस है जिसमें एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। हम आप सुने होंगे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन खाते हैं, बट वो एंटीबायोटिक के हिसाब से नहीं खाते हैं, उसको हम शरीर में इम्यूनोमॉड्यूलेटर बोलते हैं, हमारा इम्यूनिटी बैलेंस करने के लिए लेते हैं, सो दैट हम कोरोना के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं। तो कोई भी दवाई होता है वो स्पेसिफिक पर्पज के हिसाब से लेते हो, वो सबसे बेस्ट है। तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी के लिए, मेरे हेल्थ प्रोवाइडर कलीग्स के लिए रहेगा, डॉक्टर्स के रहेगा, फार्मासिस्ट के लिए रहेगा, पेशेंट के लिए रहेगा, we have to be conscious while using or prescribing antibiotics. Thank you. कि एंटीमाइक्रोबियल से हम जो कीटाणुओं से लड़ सकते हैं वो 3-4 प्रकार के हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंगई है, प्रोटोजोआ है और दूसरे पैरासाइट हैं। तो इनके साथ हमारे पास लड़ने के लिए कुछ मात्रा में एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं वो
है और जो कि अभी तक काम कर रही है। बट दिक्कत ये है कि अगर हम इन दवाइयों का प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करें तो इसमें ये जो कीटाणु है ये रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, यानी कि ये दवाइयाँ इनको मारने में और इनके इन्फेक्शंस को ठीक करने में विफल हो जाते हैं, में काम नहीं कर रही। और हमारे पास ये आप समझ लीजिए कि एक तरह से वेपन्स हैं जिनसे हमने इन कीटाणुओं और इन इन्फेक्शन से लड़ना है। तो अगर हमारे पास ये एंटीमाइक्रोबियल कारगर नहीं रहेंगे तो हमारे पास इन्फेक्शन से लड़ने का कोई और रास्ता नहीं रहेगा। तो हमारे पास जो ये दवाइयाँ हैं इनको हम कैसे प्रिजर्व करें और इनका हम कैसे बेहतर इस्तेमाल करें, इसके लिए कुछ सजेशंस और गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो है कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे भी किसी को थोड़ा सा हल्का जुकाम हो जाए, हल्की खांसी आ जाए, गले में हल्की सी खिचखिच हो तो हम एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा, कभी कोई थोड़ा सा कोई लूज मोशन जैसा सिम्टम्स हो जाते हैं तो हम एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। एक तो हमें सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, हमने खुद ही ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए जब तक हम एक डॉक्टर की सलाह न लें। दूसरा ये है कि हमें एक अपने डॉक्टर को एंटीबायोटिक देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो डॉक्टर है वो समझते हैं कि कब ये दवाई देना ज़रूरी है और कब इसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये है कि जब भी हमें लगे कि हमारे जो है हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं और हमें डर है कि शंका है कि इन्फेक्शन है, तो उस केस में हमें एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जो कि टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम ससेप्टिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, और जिससे कि वो पता लगा ले कि कौन सा इन्फेक्शन है, कौन से कीटाणु से इन्फेक्शन है, तो उसी के हिसाब से हम ये दवाई उस टाइम दे सकते हैं और उसी हिसाब से वो दवाई देनी भी चाहिए। चौथा, आपको जितने दिन के लिए ये एंटीबायोटिक लेने के लिए कहा जाए उतने दिन के लिए ही खाली लीजिए, उससे न कम न ज़्यादा। क्योंकि अगर आप कम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी जो है एंटीबायोटिक्स बहुत जुडिशियसली और रैशनली यूज़ करना चाहिए। जो हमारे हॉस्पिटल की एंटीबायोटिक पॉलिसी है उसको समझ के और उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जो है ये इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। पे शुभकामनाएं देता हूँ और एक आह्वान करता हूँ कि जो WHO ने आह्वान दिया है, स्लोगन दिया है इस साल कि एंटीबायोटिक्स हैंडल विद केयर, सो हमने पूरा ध्यान से और पूरा समझ और सूझबूझ के साथ इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है और करना चाहिए। धन्यवाद। रेजिस्टेंस क्या है? इसमें दो शब्द आते हैं, एक रेजिस्टेंस आता है वर्ड और दूसरा आता है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल का क्या मतलब है? एंटी माइक्रोबियल का मतलब है वो ड्रग्स जो कि हम बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोन इन सब के अगेंस्ट यूज करते हैं, इनके द्वारा संक्रमण को खत्म करने के लिए। हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है जैसे कि 1920s में
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली मैजिक बुलेट डिस्कवर की थी. इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंड व्हिच डिड वंडर्स. वर्ल्ड वॉर में कितने सोल्जर्स को मरने से बचाई इस ड्रग ने. और याद ये रखना है कि 1920s में जो चीज डिस्कवर हुई उसको 20 साल लग गए क्लिनिकली यूज करने के लिए. 1940s में जाके कहीं वो ड्रग क्लिनिकली यूज हो पाई, बट इट प्रूव टू बी अ मैजिक. सो दैट वाज द मैजिक बुलेट. सो ये तो हो गए एंटी माइक्रोबियल्स. सब लोग बहुत खुश थे कि दवाई मिल गई है, अब ये इन्फेक्शंस की वजह से इतनी जो जाने जाती हैं वो कम हो जाएंगी या खत्म ही हो जाएगा. लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, वो हम जैसे ह्यूमन रेस को भी डिफीट करने में कामयाब हो गया. हमारी खुशी बड़ी जल्दी खत्म हो गई जब रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा इन एंटी माइक्रोबियल्स का. तो ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जो हम मैजिक बुलेट कह रहे थे उसमें बस बुलेट रह गई, मैजिक निकल गया. क्या मैजिक निकल गया, वो जो असर था इन एंटी माइक्रोबियल्स का वो देखा गया धीरे धीरे कि उसका असर कम हो गया, खत्म सा हो गया. इसकी वजह से कई इन्फेक्शंस या संक्रमण जो हो गए थे वो खत्म नहीं हो पाए और बीमारी और बढ़ गई. इससे खर्चा भी बढ़ा, एंटीबायोटिक्स और महंगी इस्तेमाल करनी पड़ी, लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और हमें ग्लोबल कंसर्न बन गया है. ये सिर्फ हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे विश्व की एक मुसीबत है. इसलिए बहुत सारे मूवमेंट्स और नेटवर्किंग और साथ मिलकर लोग टीम की तरह काम कर रहे हैं इस AMR के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. आज भी शायद जो हम बात कर रहे हैं वो इसी के संदर्भ में ही है. पेशेंट को याद रखना है कि अपनी मर्जी से कोई एंटीबायोटिक खुद ना खाए. जैसे आपको एक सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया वायरस करते क्या है, ये हमारे शरीर में नाना प्रकार के इन्फेक्शन करते हैं. सबसे कॉमन क्या होता है, गला खराब हो गया, खिचखिच हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, इसको UTI बोलते हैं. ये इन्फेक्शन आम होते हैं. लोग क्या करते हैं, उस समय जब पिताजी की तबीयत खराब हुई थी तो ये एंटीबायोटिक खा लो, तो वो जो 2 बच्ची हैं गोलियां वो निकाल के मैं खा लेता हूँ. ये कभी नहीं करना चाहिए. अब हमें क्यों चिंता करनी चाहिए, ये सिर्फ अस्पताल में सीमित नहीं, ये हमारे घरों में हो रहा है, हमसे औरों में फैलेगा. और जो हाई रिस्क लोग हैं जैसे डायबिटिक्स है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनमें इसकी वजह से, इन संक्रमण की वजह से जो कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से होता है और खतरनाक हो जाता है. उससे क्या होगा, आपके प्रियजनों की मौत हो सकती है. अब तो हम इन सब से बचना चाहते हैं. अपनी मर्जी से कोई एंटीबायोटिक ना खाएं. एज अ पेशेंट हमारी जिम्मेदारी है डॉक्टर से पूछ के सलाह से ही हम एंटीबायोटिक खाएं. और अगर डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवाई 5 दिन तक खाइए और आप 2 दिन में बेटर फील कर रहे हैं तो उस दवाई को रोकिए मत, पूरा कोर्स जरूर करें. ठीक है, ये तो हमारी पेशेंट की तरफ से जिम्मेदारी है. और डॉक्टरों की क्या जिम्मेदारी है कि हम सोच समझ के एंटीबायोटिक को, जब हमको उसकी सेंसिटिविटी पता चल जाती है बैक्टीरिया की, तभी हम एंटीबायोटिक दें. वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक ना दें. जो जिस तरह का संक्रमण है उस तरह की दवाई हमें मरीज को देनी चाहिए. पॉलीफार्मेसी शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड. अस्पताल में हमें सफाई रखनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें याद रखनी चाहिए वो है हैंड हाइजीन. हाथ साफ रखिए. यूज एंटीबायोटिक्स वाइजली. डू नॉट मिसयूज, डू नॉट ओवरयूज, डू नॉट अब्यूज. थोड़ा सा मैजिक और बुलेट्स में रहने देते हैं क्योंकि नई दवाइयां मार्केट में नहीं आ रही है. तो इस सब में हमारी सबकी भलाई है. AMR रोको, सब मिलके इसके लिए काम करो. धन्यवाद. My Dr. Satya, Professor heading the Department of Pediatric Surgery. आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से हमें बच्चों को एंटीबायोटिक्स जो देते हैं इन्फेक्शन के लिए, वो आपको कैसा देना है, किस तरीक़ा से देना है, कितने दिन के लिए देना है, और उनकी बैड इफ़ेक्ट्स जो हम रेसिस्टेंस बोलते हैं उनके बारे में भी कुछ आपको बताना चाहती हूँ. पैदा होते हैं बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम्स बहुत हो सकता है, जो बच्चों को पीलिया ज़्यादा हो सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, या किसी किसी को काटने से, कोई मच्छर काटने से या चोट लगने से उनको स्किन में भी एब्सेस बन सकता है, पीक बन सकता है. इन बच्चों में भी जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए भी हमें एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है. नॉर्मली जब हम लोगों बच्चों में दवाई देते हैं
वजन के हिसाब से हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो अडल्ट वाला डोज है वो गोली को हम तोड़ के 500 मिलीग्राम को आधा तोड़ के, छोटा बच्चा है तो आधा देते हैं। ऐसा बिल्कुल कभी करना नहीं चाहिए। नॉर्मली हम लोग बच्चों का वजन देखते हैं, बच्चा कितना उम्र देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं, या पीने वाली दवाई देते हैं या खाने के लिए हम लोग टैबलेट देते हैं। किसी किसी बच्चा ऐसा आता है जिसमें बहुत ज़्यादा ही नाजुक बच्चे होते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसको हम सेप्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। उन बच्चों के लिए हम लोग ना मुंह से दवाई देते हैं, ना गोली देते हैं, ना सिरप देते हैं। उन बच्चों में हम लोग इंजेक्शन लगा के, इंजेक्शन के द्वारा या 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, या ज़रूरी है तो 14 दिन के लिए भी हम लोग इनको इंजेक्शंस देते हैं। लेकिन ऐसा बच्चों के लिए हम नॉर्मली एडमिट करते हैं, हमारे सामने, हमारे अंडर, हमारा ऑब्जर्वेशन में हम लोग देते हैं। इंजेक्शंस हम बाहर ऐसा लोगों को बोलते नहीं हैं कि आप बाहर से ले लो, एक गलत बात हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी हम लोग इंजेक्शंस बच्चों में भी देते हैं वो हम लोग पहले टेस्ट करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा हमने लगा दिया है इंजेक्शन और उसके अंदर हमने दवाई दे दिया है, वो भी गलत बात है, क्योंकि इन इंजेक्शंस के द्वारा रिएक्शन होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा आधा घंटा पहले हम लोग एक टेस्ट डोज देते हैं, जिससे हम लोग देखते हैं कि बच्चों में रिएक्शन होता है या नहीं है, और उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। तीसरा है, हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर बच्चा हमारे पास है, नॉर्मली हम या पीक निकाल के, खून निकाल के या पेशाब निकाल के उनका कल्चर कराते हैं। कल्चर के हिसाब से भी हम लोग दवाइयाँ देते हैं। वैसे ही अंदाज में हम कभी दवाइयाँ बच्चों में कभी देते नहीं हैं। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि छोटा मोटा बुखार के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, या जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बच्चों का आम तौर पे बाहर इंजेक्शंस देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। ऐसे करने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अब जब ज़रूरी पड़ सकता है और हमें उस दवाई देना हम लोग ज़रूरी सोचते हैं, उस टाइम पे ये दवाई बिल्कुल काम नहीं कर, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स बच्चों में देना नहीं चाहिए। थैंक यू। एंटीमाइक्रोबियल दवाइयाँ सीरियस इन्फेक्शंस में जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन आजकल ये स्थिति पहुंच गई है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि इनका असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बढ़ोतरी हो रही है। इनका दुरुपयोग बहुत सामान्य होता जा रहा है और दुरुपयोग के साथ साथ इनका असर भी धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली कम होता जा रहा है। बिना इंडिकेशन के कई समस्याएं हैं। पहली समस्या है व्यर्थता। अगर दस्त लगे हों या कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आम बुखार हो, जिनमें एंटीबायोटिक का ज़रूरत नहीं है, उसमें इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आम दस्त जो है अपने आप ही ठीक हो जाएगी बिना दवाइयों के। दूसरा है उनके दुष्प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट्स। अगर ये इनकी ज़रूरत नहीं है तो फालतू में ये साइड इफ़ेक्ट्स मरीज़ को हो सकते हैं। कई बार ये साइड इफ़ेक्ट्स डेंजरस भी हो सकते हैं। तीसरा है सुपर इन्फेक्शंस, यानी उन कीटाणुओं से इन्फेक्शन हो जाता है जिनके अगेंस्ट ये विरुद्ध ये दवाइयाँ का असर नेचुरली नहीं है। ये कई बारी और भी हानिकारक साबित हो सकता है। चौथा है इंडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध की प्रेरणा करता है हर एक एंटीबायोटिक, यानी कि अब तक जो असरदार था धीरे धीरे उसका असर उन कीटाणुओं के विरुद्ध भी कम है। एक और बात का मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ, कई बारी हम जेनेरिक दवाइयों का इस्तेमाल में बहुत बढ़ोतरी देते हैं। ये कई जगह इफ़ेक्टिव है, लेकिन एंटीमाइक्रोबियल्स में कई बारी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। कई बारी ये जेनेरिक दवाइयों का टेस्टिंग ठीक से नहीं हुआ है मरीज़ों के ऊपर। केमिकली वही हैं लेकिन मरीज़ों पे असर नहीं हो हो सकता है इनका उतना असर ना हो। इसलिए खासकर कि सीरियस इन्फेक्शन में बहुत ज़रूरी है कि उन दवाइयों का उपयोग हो जो कि इफ़ेक्टिव हों। तो इसलिए रेजिस्टेंस भी ज़्यादा इंड्यूस हो सकता है। इसलिए और भी ज़रूरी है कि इसका बेकार का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए।
हमारी डिपार्टमेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और बाकी सर्जरी डिपार्टमेंट्स में कई बारी इसका इस्तेमाल आम सर्जरी में भी किया जाता है ताकि इन्फेक्शन प्रिवेंट हो। 1 या 2 डोज काफ़ी है ऐसे इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन कई बार इनका दुरुपयोग लंबे टाइम के लिए होता है, उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए इसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे देश में इसमें सेल में कोई रोकथाम नहीं है। कोई भी किसी भी केमिस्ट के पास जाके दवाई खरीद सकता है। इसमें भी बहुत ज़रूरी है पॉलिसी का एक एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप। कई बार इन्फेक्शन में हमको उसका सोर्स कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। कई डॉक्टर सोचते हैं कि एंटीबायोटिक्स ही उचित दवाई है, लेकिन कई बार उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जहाँ इन्फेक्शन हो उसका नियमित रूप से कंट्रोल करें। तो अगर कोई एब्सेस है, कोई पस कहीं जमा हुआ, मवाद कहीं जमा हुआ हो, उसको ड्रेन करना है हमको, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार बिना एंटीबायोटिक के भी ये ठीक हो जाएगा अगर उसमें कोई बॉडी में बाकी जगह उसके कोई चिन्ह ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका अप्रोप्रिएट इस्तेमाल करें। एंटी माइक्रोबियल वो ड्रग्स होती हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो ख़त्म कर देती हैं या उसको स्लो कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स एक तरह के एंटी माइक्रोबियल्स हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अननेसेसरीली करना हर छोटी सी बीमारी के लिए, जैसे किसी को बुखार हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, उसमें ये कहते हैं ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं। एंटीबायोटिक्स वायरसेस पर काम नहीं करती हैं, पर इसके लिए लोग तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स इस तरह से खा लेने से बैक्टीरियाज में चेंज आ जाते हैं और वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स पर रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे ये बैक्टीरिया सुपर बग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सुपर बग्स मीन्स ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ताकतवर बैक्टीरिया जो किसी भी ड्रग पर की उस पे एफिकेसी से असर नहीं कर पाते हैं। कोई भी ड्रग उन पर असर नहीं करती है। इन्हें फिर हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहने लगते हैं। हॉस्पिटल्स में ये चीज़ काफ़ी कॉमनली देखी जाती है कि कोई भी दवाई दे रहे हैं और वो असर नहीं कर रही है, क्योंकि हमने ही उन बैक्टीरिया को इतना ताकतवर बना दिया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर छोटी सी चीज़ पर बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स नहीं खाई जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एंटीबायोटिक्स प्रॉपर ड्यूरेशन, मतलब जितने दिनों के लिए बताई गई है, प्रॉपर एंटीबायोटिक जो सिलेक्ट की गई है कल्चर सेंसिटिविटी के द्वारा, सिर्फ वही ली जाए। तो प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर बीमारी के लिए, सही ड्यूरेशन के लिए अगर एंटीबायोटिक ली जाएगी डॉक्टर्स की सलाह पर, हेल्थ वर्कर की सलाह पर, तभी वो इफ़ेक्टिव होगी और वो बैक्टीरिया उस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर इस चीज़ को नहीं फॉलो किया गया तो फिर धीरे धीरे ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कन्वर्ट होता चला जाता है ऐसी चीज़ में जिससे कि हम सेप्सिस को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में एक बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया जाए जिसमें उचित समय पर उचित दवाई देने की, उचित एंटीबायोटिक के यूज़ की व्यवस्था हो और उस पर चेक किया जाए। और हम लोग हॉस्पिटल में इसी तरह के प्रोग्राम को लाकर उस पर पूरा वर्कअप कर रहे हैं। उसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। और इस एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक का मतलब ही ये है कि हम इस तरह की चीज़ को डेवलप न होने दें। धन्यवाद। नमस्कार। हर साल हम लोग वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करते हैं। एंटीबायोटिक इस्तेमाल होना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसका एक हानिकारक दिख भी है। जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑपरेशन की जगह का इन्फेक्शन कम करने के लिए। ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद ये एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा या बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक यूज़ करना हानिकारक हो सकते हैं और हम लोग को करना भी नहीं चाहिए। तो इस स्थिति में हम ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि एंटीबायोटिक का जैसा एक भला दिग है, उसका नुकसान पहुंचने वाला भी एक हिस्सा है। तो बिना डॉक्टर के एडवाइस या गाइडलाइन जैसा उन अस्पताल या डॉक्टर सोचे, उसका अलावा और किसी स्थिति में अपने आप एंटीबायोटिक को यूज़ करना नहीं चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार मित्तल हूँ, प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष एम्स ऋषिकेश, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स जो आंखों में यूज़ करी जाती है ऑप्थेल्मोलॉजी के बीमारियों के लिए, उसका रेजिस्टेंस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक इन्फेक्शन जो कॉमनली जो इन्फेक्शन आंखों में आते हैं वो आते हैं जैसे कंजंक्टिवाइटिस, जिसे कि कहते हैं आंखों का फ्लू हो गया है, या कॉर्निया से जो कॉर्निया में होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं वो सब कॉर्नियल इन्फेक्शन, कॉर्नियल अल्सर्स। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ बातें जानकारी रखने की ये है। एक तो एंटीबायोटिक कभी भी ऐसा नहीं है कि हम काउंटर से केमिस्ट की दुकान पे जाकर के परचेज कर लें और डालना शुरू कर दें। ऐसा कभी एंटीबायोटिक हमको नहीं यूज़ करनी चाहिए जब तक कि ये प्रेस्क्राइब ना की हो आंखों के डॉक्टर ने, तब तक हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक यूज़ करने में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट ने आया और पेशेंट ने उसके बाद में उसको स्टार्ट किया और डॉक्टर ने लिखा था कि सिर्फ आपको 5 to 7 डेज डालनी है और आप उसको डालते जा रहे हैं, ये 1 मंथ हो गया। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप करती है। तो जैसे कि इस साल की थीम है एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंट माइक्रोबियल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द माइक्रोब्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में कुछ ऐसी जो ड्रग्स है जिसका कि रेजिस्टेंस काफ़ी होता जा रहा है, जो जैसे ये सिप्रोफ्लोक्सासिन हम कॉमनली यूज़ करते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप हो गई, तो MRSA जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सबका जो रेजिस्टेंस है वो हमारा उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सेकंड बात तो जानने की है कि जब एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन कब उसको बंद करना है। नंबर 2, व्हेन वी हैव टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉप्स। तो जैसे कि नॉर्मली जब हम लोग कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के बाद में पेशेंट को बताते हैं कि आप इसको 3 to 4 वीक्स तक हमको यूज़ करनी होती है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक तो जैसे आपने 6 टाइम डालनी शुरू करी, तो ऐसा नहीं है कि 3 हफ्ते के बाद में, 1 हफ्ते के बाद उसको हमने 4 बार कर दिया, फिर 3 बार कर दिया, फिर 2 बार करके धीरे धीरे बंद किया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमको एंटीबायोटिक ऑल ऑफ ए सडन बंद करनी होती है। जब हम ऐसा करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम ऑपरेशन के बाद जो एंटीबायोटिक डालते हैं वो स्टेरॉइड दवाई के कॉम्बिनेशन में आती है, तो हम उसको शुरू में 6 टाइम डलवा रहे हैं, बाद में उसको कम करवा दिया। उसके वजह से क्या होता है कि एंटीबायोटिक की भी कम हो गई, डलनी फ्रिक्वेंसी कम हो गई, और वो रेजिस्टेंस क्रिएट करने में एक साधन बन जाती है। तो इसलिए जो है ऐसे में दोनों दवा अलग अलग डालनी चाहिए और एंटीबायोटिक डालते जाएं और कभी भी एक दिन में 4 बार से कम पर नहीं आना चाहिए, अचानक रोकनी चाहिए। तो एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि रेजिस्टेंस आंखों से आई डिजीज से रिलेटेड जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। इसको अगर हम करें तो ऐसा नहीं होगा। थर्ड चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कॉर्नियल अल्सर के बहुत सारे मरीज आते हैं, तो कभी कभी वो अल्सर जो होते हैं वायरस के कारण होते हैं या फंगस के कारण होते हैं, और हम लोग ब्लाइंडली उसमें एंटीबायोटिक साथ में जोड़ देते हैं। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो लगता है फंगल है तो एंटी फंगल ड्रग्स डालें, वायरल लगता है तो एंटीवायरस डालें। उसमें एंटीबायोटिक्स को जबरदस्ती ना ऐड करें कि हम कहीं सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाए इसलिए डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी एलर्जी की प्रॉब्लम्स होती हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम्स में हमने स्टेरॉइड, वीक स्टेरॉइड देते हैं जो कि सरफेस पे एक्ट करने वाला होता है। बहुत सारे मार्केट में दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में आती है एंटीबायोटिक के साथ, जब हमारी जरूरत ही नहीं है एंटीबायोटिक की तो अननेसेसरी क्यों डालें हम उसको। मन में ये सोचते हुए कि प्रोफाइलेक्सिस रहेगा, तो प्रोफाइलेक्सिस की तो ऐसी जरूरत नहीं है। उसको मॉनिटरिंग रखें, लंबे टाइम तक प्रेस्क्राइब ना करें, पेशेंट को ठीक से समझा दें कि देखो भाई 3 दिन के बाद में आपको आके दिखाना पड़ेगा, इस दवाई को 4 दिन से ज़्यादा डालना नहीं है। इस बात को उसके प्रेस्क्रिप्शन में चाहे तो उसकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जो भी स्टेट की है उसको समझा के लिख दें, तो हिंदी में लिख के लिख दें कि भैया आपको 5 ही दिन डालनी है, फिर डालनी नहीं है। तो ये तरीके अपनाएं तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस को रोका जा सकता है। तो हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी में सबसे ज़्यादा मेन कारण जो होता है बेसिकली टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का ही मेन रहता है, और बाकी जो सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स हैं उनका तो वही पॉलिसी है जो सेम बाकी जगह एप्लीकेबल है कि आप दे रहे हैं, रेजिस्टेंस है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, प्रॉपर आपने कल्चर किया है, कल्चर करा के सेंसिटिविटी करा कर दिया जाए तो बेस्ट है,
ब्लाइंड थेरेपी ना दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ें अगर थोड़ा सा ध्यान में रखें तो ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, आंखों की बीमारियां, उनके रेजिस्टेंस से को हम काफ़ी कुछ तक रोक सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गिरीश सिंधवानी, श्वास रोग विभाग एम्स ऋषिकेश की ओर से आप सबको आज एंटी माइक्रोबियल जो कि एक महत्वपूर्ण दवाई है उसके बारे में कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहूँगा। श्वास रोग विभाग का स्पेशलिस्ट होने के नाते पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार श्वास प्रणाली के जो इन्फेक्शंस हैं वो सभी बीमारियों की जो टॉप 10 बीमारियां हैं उसमें से लगभग 6% से ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं जिसमें हमें एंटी माइक्रोबियल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखा जाए कि आजकल जो कॉमन कोल्ड है, जो कॉमन इन्फेक्शंस सांस के होते हैं, उनमें से 20 से 25% जो हैं वायरल इन्फेक्शंस ही होते हैं, जिनके लिए एक्चुअली हमें एंटी माइक्रोबियल्स की ज़रूरत नहीं होती है। और एंटी माइक्रोबियल्स ही वास्तव में वो दवाइयाँ हैं जो श्वास प्रणाली के रोगों के लिए सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाइयाँ हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस डेटा के हिसाब से चूँकि वायरल इन्फेक्शंस को एंटी माइक्रोबियल्स की आवश्यकता नहीं है, तो 20 से 25% केसेस में हमें एंटी माइक्रोबियल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चूँकि एंटी माइक्रोबियल्स भी दवाएं हैं, इनके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो अनावश्यक रूप से इनको लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मैं ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि यदि किसी एंटी माइक्रोबियल की कभी किसी डॉक्टर की सलाह से आपको लेना पड़ता है तो उसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे ये एंटी माइक्रोबियल एक पर्टिकुलर डोजेज में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। उससे कम यदि इसको लिया जाता है तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि जिस फ्यूचर में उस एंटी माइक्रोबियल के लिए ठीक नहीं है। फिर हम उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसका उतना असर नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये एंटी माइक्रोबियल वीक जो हम मना रहे हैं, इसमें हम ये सब मिलकर ये प्रण करें कि एंटी माइक्रोबियल्स का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन एंटी माइक्रोबियल्स का पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं डॉक्टर मनु मल्होत्रा, एडिशनल प्रोफेसर नाक कान गला विभाग एम्स ऋषिकेश की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नाक कान गला और श्वास प्रणाली के रोगों में एंटी माइक्रोबियल्स का प्रयोग एक आम बात है, परंतु इसके साथ ही बढ़ते एंटी माइक्रोबियल्स के प्रतिरोध से इन प्राण रक्षक दवाइयों की उपयोगिता कम होती जा रही है। नाक कान गला विभाग की ओर से मेरे आप सभी लोगों के लिए कुछ सुझाव हैं। नाक कान गले के रोगों के लिए, जैसे कि साधारण जुकाम, कान में दर्द, गले में दर्द आदि के लिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के एंटी माइक्रोबियल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई रोग जैसे कान में दर्द, अधिक छींके आना, गले में खराश होना में प्रथम चरण में एंटी माइक्रोबियल्स की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए इन्फेक्शन के साबित होने पर ही इन एंटी माइक्रोबियल्स का सेवन करना चाहिए। हर विभाग को एंटी माइक्रोबियल्स के प्रयोग में लाने के लिए अपने अपने प्रोटोकॉल्स बना लेने चाहिए, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स, प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स, कॉमन इन्फेक्शन जैसे एब्सेस आदि में वाइड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल्स से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जब भी किसी एंटी माइक्रोबियल का प्रयोग करें तो बताई गई मात्रा और अवधि के लिए पूरा जरूर करें, अन्यथा बीच में दवा छोड़ने और पूरी अवधि के लिए दवा ना लेने के कारण एंटी माइक्रोबियल के प्रतिरोध को कई गुना बढ़ने की संभावना और भी प्रचंड हो जाती है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपने स्वर को विराम देता हूं। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस नियोनेट को बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दिया जाता है। कोई भी शिशु जब किसी डॉक्टर के पास या किसी हेल्थ सेक्टर में जाता है तो पहला चीज शुरू जो होता है वो है एंटीबायोटिक्स। बिना किसी जांच किए, बिना और कुछ देखे लोग बहुत हाई एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, जैसे वैंकोमाइसिन, मेरोपेनेम, ये सब जो बहुत हाई एंटीबायोटिक है ये फर्स्ट लाइन एजेंट की तरह यूज होता है। हम ये भूल जाते हैं कि एंटीबायोटिक देके हम कोई इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये बस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। बहुत जल्दी ऐसी स्थिति आएगा जब हमारे पास कोई और एंटीबायोटिक बचेगा नहीं बच्चे को ट्रीट करने के लिए। अब इसकी क्या उपाय है? उपाय बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल तरीका है हाथ धोना, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन मेजर्स। उस पे क्या आता है 6 स्टेप्स में, जैसे WHO ने बताया, ऐसे 40 to 60 सेकेंड्स के लिए हैंड वॉश करना और हैंड रब लगाना। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो है वो उसी तरीके से लगाना है। 99% इन्फेक्शन इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पर इस पे एक बात है, हर एक लोग जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं ऐसे ही हैंड हाइजीन सबको मेंटेन करना है। अदरवाइज मानो अगर 90 लोग कर रहे हैं बट 10 लोग नहीं कर रहे हैं तो ये 90 लोग करने का जो फल है वो हमें नहीं मिलेगा। दूसरा और क्या हम कर सकते हैं? बच्चे को माँ के दूध पिलाना। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोलोस्ट्राम, जो इनिशियल डेज की गाढ़ा दूध होता है उसको पिलाना। कोई ऊपर का घुट्टी वगैरह नहीं देना, कोई प्रीलैक्टियल फीड नहीं देना और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना। माँ के साथ ही बच्चे को रखना, गर्म रखना, स्किन केयर लेना प्रॉपरली, बच्चे को हॉस्पिटल में ना नहलाना और डेंजर साइंस मतलब माँ को ये जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या होने पर बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। और हॉस्पिटल में हम और क्या कर सकते हैं? जब बच्चा कोई NICU में एडमिटेड है, हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए सारे इक्विपमेंट को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है। जब कोई सेंट्रल लाइन लगा हुआ होता है बच्चे में, उसको क्लीन रखने की हमें तत्पर होना है। और अगर बच्चा वेंटिलेटर पे है तो हमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हमें अर्ली रिकॉग्निशन मतलब अगर कोई बच्चा बीमार लगे तो तुरंत हमें सेप्सिस स्क्रीन वर्कअप भेजनी है अलॉन्ग विद ब्लड कल्चर। और ये ब्लड कल्चर की रिकॉर्ड हमें बराबर रखनी चाहिए और हर महीना इस रिकॉर्ड को हमें रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमें एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स अगले महीने के लिए डिसाइड करना है। अगर ऐसे हम करेंगे तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की ये ग्रोइंग कंसर्न जो है इसको काफ़ी हद तक हम सुधार सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार है। मैं न्यूरोलॉजी विभाग एम्स ऋषिकेश में एडिशनल प्रोफेसर पद पे हूँ। आज मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो हमारे न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स में एंटी माइक्रोबियल्स के यूज़ से रिलेटेड है। यूजली हमारे पास जो न्यूरोलॉजिक वार्ड में पेशेंट्स भर्ती होते हैं उसमें से तकरीबन 10% पेशेंट जो रहते हैं वो प्राइमरी इन्फेक्टिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रहते हैं, जिसमें कि मेनिंजाइटिस या मेनिंगोइन्केफ्लाइटिस या फिर कुछ उस तरह की जो इन्फेक्टिव चीज़ें जो डायरेक्टली ब्रेन में अफेक्ट कर रही हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। इसमें यूजली हम लोग सबसे कॉमनली मेनिंजाइटिस जो देखते हैं उसमें बैक्टीरियल और सबसे कॉमनली एक हम ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस देखते हैं। तो इन बीमारियों में यूजली हम एम्पेरिकल दवा स्टार्ट कर देते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के, उनके लिए हम सेफेलोस्पोरिन खास करके सेफ्ट्रैक्सोन की जो दवा यूज़ करते हैं वो यूजली 2 हफ्ते चलनी होती है और वो हम पूरी कोर्स उनको कंप्लीट करते हैं। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में यूजली हम लोग जो ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं हैं जो उसको यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको हम ये चीज़ें एम्पेरिकली स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने शक किया और हमारे पास जो रिपोर्ट्स CSF फ्लूइड के जो रिपोर्ट्स हैं वो सजेस्टिव आ जाते हैं या फिर MRI में कुछ हमें फाइंडिंग सजेस्टिव मिल जाती है। इन पेशेंट्स मोस्ट ऑफ हमारे जो पेशेंट्स हैं ये इम्प्रूव करते हैं इन दवाओं से और काफ़ी कम ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हमें इन दवाओं को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है अगर उनमें हमारी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पायोजेनिक या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो।
कुछ केसेस आते हैं जो प्राइमरली इनकेफ्लाइटिस या फिर मेनिंगो इनकेफ्लाइटिस के रहते हैं, जिसमें वायरल इनकेफ्लाइटिस एक कॉमन चीज़ देखी जाती है और उसमें हर्पिटिक या नॉन हर्पिटिक देखा जाता है। यूजुअली इसमें हम वेट नहीं करते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते किसी टेस्ट के रिजल्ट आने का। अगर हमें शक है इनकेफ्लाइटिस का और ख़ास करके वायरल इनकेफ्लाइटिस का, तो हम तुरंत ही एसाइक्लोविर की दवा शुरू कर देते हैं, जो यूजुअली 3 हफ्ते तक दी जाती है। कोशिश करते हैं कि दवा की जितनी अवधि जो इंडिकेटेड है उसे हम पूरा करें। कई बार हमारे पास पेशेंट्स सीजर्स करके आते हैं, जो फोकल सीजर्स, तो उसमें न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक कॉमन कारण रहता है। उसमें हम यूजुअली एल्बेंडाजोल, और अगर सिस्ट्स की संख्या ज़्यादा है, इमेजिंग में हमारे में पता चलता है, तो उसमें हम प्राजिक्विंटल ऐड कर सकते हैं। खास करके हमें तकलीफ तब होती है जब बाहर के जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनमें कुछ दिनों तक एंटीबायोटिक चल जाती है, और फिर जब हमारे पास आते हैं तो उनकी CSF पिक्चर या जो हमारे ब्रेन का द्रव्य होता है जिससे हम टेस्ट करके निकालते हैं सैंपल्स और फिर उसको टेस्ट करते हैं, तो उस पिक्चर से हमें बहुत क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो उसको कई बार हम लोग को पार्शियली ट्रीटेड मेनिंजाइटिस वर्सेस सबएक्यूट ऑनसेट अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की तरफ प्रेजेंटेशन है तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इन पेशेंट्स को हम यूजुअली फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरफ मोड़ ले रहे हैं, उस हिसाब से हम इनका इलाज करते हैं। दूसरा जो एक हमारा पहलू है न्यूरोलॉजी में, वो है सेकेंडरी इन्फेक्शन, जिसमें कि मरीज़ प्राइमरली हमारे कई मरीज़ हैं जो बेड रिडन लंबे टाइम तक रहते हैं, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हो गए या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे कि GB सिंड्रोम के पेशेंट्स हो गए। कई दिनों तक बेड पे रहने से इन्हें कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, या यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कैथेटर डाला है या कहीं पे IV लाइंस लगी हुई है उनके साइड पे इन्फेक्शन हो जाना, या फिर राइल्स ट्यूब या ट्रैकियोस्टोमी, खास करके जो उन मरीजों को जो लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रहते हैं ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ती है, तो ट्रैकियोस्टोमी साइड ऑफ इन्फेक्शन, या कई बार वेंटिलेटर लंबा चलने पे निमोनिया, वेंटिलेटरी एसोसिएटेड निमोनिया हो जाना। तो इन सब चीज़ों में हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम यूज़ इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के हिसाब से और कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम इनमें एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल्स यूज़ करते हैं। जो आखिरी पहलू है एक हमारा कि क्या कुछ रोल है एक प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक का न्यूरोलॉजिकल बीमारी डिसऑर्डर्स में, तो ये ऐसा कोई रोल अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। और एंटीबायोटिक हमें या एंटीमाइक्रोबियल्स हमें तभी यूज़ करना है जब हमें समझ में आए कि अब ये इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट्स को, और उस सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो हमें उनकी कल्चर सेंसिटिविटी और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के हिसाब से हम उनको एंटीमाइक्रोबियल्स दें। धन्यवाद। पहले तो मैं अपने नर्सिंग कॉलेज डॉक्टर सुरेश, मिस राखी मिश्रा और डॉक्टर पांडा, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर दिस नाइस इनिशिएटिव। AMR और एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप जो हम एक नए बजवर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है जनरल प्रैक्टिस में, इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी अभी तक क्लियर नहीं है कई सारे लोगों को। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हम अपने CTO डिपार्टमेंट में हार्ट और लंग वाली काफ़ी सारी सर्जरी करते हैं, पर डिस्पाइट डेट हम बहुत ही मिनिमल एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ इस पर्पस से नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई एंड सर्जरी है, क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन होगी, पेशेंट क्लीन होगा, स्टेराइल एनवायरनमेंट में किया जाएगा, तो बिल्कुल क्लीन उसकी सर्जरी के अच्छे रिजल्ट्स पे आएंगे। तो एंटीबायोटिक्स का जुडिशियस और रैशनल यूज़ वो प्रॉपरली हम लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत हाई एंड एंटीबायोटिक्स ही देनी है। और रही बात मेरे मैसेज के एंड से, मेरा बहुत क्लियर मैसेज है कि एंटीबायोटिक जो है वो मैजिक पिल नहीं है, वो मैजिक बुलेट नहीं है कि हर चीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक दे दें, क्योंकि एंटीबायोटिक का जितना यूज़ होगा वो मिसयूज़ में कन्वर्ट होगा, वो एंड ऑफ द डे वो टोटली यूजलेस हो जाएगा। दैट इज़ माई मैसेज। ओके, थैंक यू। मेरा मेन मैसेज हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारी जनरल पब्लिक के लिए ये है कि हमें हमेशा एंटीबायोटिक्स को एक रैशनल वे से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक्स को इरेशनली यूज़ करें तो उसके बड़े ही दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हर छोटी मोटी बीमारी के लिए लोग बाग एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, और हमने अक्सर ये देखा है कि जब हम OPD में होते हैं या हमसे कोई कंसल्टेशन लेने आता है, 3-4 दिन की बीमारी के बाद ही वो हमारे पास आता है, और उस 3-4 दिन के अंतर में ही उसने 2-3 एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी खा चुका होता है, उसके बाद वो हमारे पास आता है। ये एक बहुत बड़ा गलत
तरीका है अपने आप को ठीक करने का। इसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। एंड स्पेशली ये चीज़ें, ये प्रैक्टिसेस मैंने हेल्थ के उन लोगों में ज़्यादा देखी है जो दवाइयों के साथ करते हैं, चाहे मेडिकल शॉपकीपर्स हो या जिनके रिश्तेदार डॉक्टर्स हो या जिनके रिश्तेदार हेल्थ केयर वर्कर्स हो, उनमें ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है और ये हमारे को आगे चल के हमें बहुत कष्ट देने वाली है। जैसे आजकल मैं तो ये आपको ये यहाँ तक बोल सकती हूँ कि जिस तरह ये कोरोना का पैंडेमिक फैला हुआ है, उसी तरह हमें इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी एक पैंडेमिक की तरह समझना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को जो एंटीबायोटिक खाता है उसको असर नहीं करती है, बल्कि पूरे समाज, पूरे दुनिया को असर करती है। एंड आई शुड से दैट लिटरेचर इज ऑल्सो शोइंग कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है मोर्टेलिटी रेट बढ़ाने में। इसी वजह से हमको हमेशा एंटीबायोटिक्स को बहुत ही रैशनल वे में यूज़ करना चाहिए। एंड दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि बहुत छोटी मोटी बीमारियां जैसे वायरल इलनेसेस के लिए हम लोगों ने एंटीबायोटिक खाना जब शुरू कर दिया और जब फिर असली में हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए जिसके लिए हमें एंटीबायोटिक खाने की जरूरत पड़े तो वो एंटीबायोटिक असर करना बंद कर देती है और इस वजह से जो है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है पूरे समाज में, पूरी दुनिया में फैल रही है। मेरे आप सबसे ये निवेदन है, स्पेशली जो हमारे रेजिडेंट्स हैं या जो हमारे बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और पब्लिक से इन जनरल, कि कोई भी दवाई एंटीबायोटिक स्पेशली खाने से पहले हमेशा किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर का एडवाइस ज़रूर लीजिए। सो आई अगेन से दैट बिफोर प्रिस्क्राइबिंग और बिफोर टेकिंग एनी एंटीबायोटिक यू शुड थिंक ट्वाइस एंड सीक एडवाइस। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजनीश कुमार अरोड़ा है। मैं न्यूरोसर्जरी विभाग का विभाग अध्यक्ष हूँ और हम दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट एक सर्जिकल यानी कि शल्य क्रिया से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, तो एंटीबायोटिक का यूज़ हमारे डिपार्टमेंट में होता है और काफ़ी हद तक होता है। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक का यूज़ जो है वो एक मिनिमम हो, जितना चाहिए उतना हो और एक इंडिकेशन बेस्ड हो, यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहीं दिया जाए, हर जगह नहीं। मैं अपने कोलीग्स को और हम लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि बुखार का सिम्टम आना एक एंटीबायोटिक की कमी का लक्षण नहीं होता है। एंटीबायोटिक का यूज़ तभी करना चाहिए जब आपको उसके लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों, जिससे कि पता चले कि आपको एंटीबायोटिक का ज़रूरत है। एंटीबायोटिक्स 20वीं सदी की एक बहुत ही अच्छी खोज थी जिसने हमको बहुत सारी सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों को पहचानने में मदद करा, पर इसका एक साथ में अननेसेसरी इविल जिसको बोल सकते हैं साथ जुड़ी हुई थी कि जिससे कि बीमारियों का जो रेजिस्टेंस था वो एंटीबायोटिक के प्रति भी बढ़ता चला गया। अगर हम इसको एक तय समय से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ इरेशनल वे में यूज़ करते हैं, तो उससे रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है और हमारे पास गंभीर मरीजों को बचाने के लिए कोई भी दवाइयाँ नहीं बचती हैं। सो मेरे विचार में एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो उतना ही होना चाहिए जहाँ पर उनका इंडिकेशन बनता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त जानकारी की कमी है तो हम आपको ट्रेनिंग में मदद करेंगे और बाकी जगह पर भी आपकी मदद करना चाहेंगे ताकि एंटीबायोटिक का यूज़ एक उचित मात्रा में और उचित जगह पर हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर भानु दुग्गल, हृदय विभाग की विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं आपको अभी जो एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है कोविड पैंडेमिक में उसके बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। कोविड के पेशेंट्स को करीब केवल 7% पेशेंट्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, पर अभी इस डिजीज़ की भयावहता के कारण या इसमें हमें इतना डर बैठ गया है कि हम 80% पेशेंट्स को एंटीबायोटिक दे रहे हैं और इससे कुछ महीनों के बाद देखा जाएगा कि बहुत मरीजों को जो रेगुलर एंटीबायोटिक्स है वो उनमें काम नहीं करेंगे। बाकी बीमारियों में जब उनको एंटीबायोटिक दिए जाएंगे तो उनकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाएगी और जो मार्केट में एंटीबायोटिक दिया जाता है अलग अलग बीमारियों के लिए वह उन पर काम नहीं करेंगे। तो हमें इस पैंडेमिक में बहुत ध्यान से मरीज को अच्छे से परख कर उसकी एक्सरे, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स देखकर ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, जब हमें इन्फेक्शन होती है तो ये जो बैक्टीरिया है जो हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं इनमें पहले ही
जो एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, तो वो इतने रेजिस्टेंट हो गए हैं कि हमारी जो दवाइयाँ हैं अब उन पर काम नहीं कर रही हैं। तो एंटीबायोटिक का यूज़ बड़ी समझदारी से करना चाहिए, बड़ा सीमित, नहीं तो जो WHO कह रहा है कि 2030 तक जो हमारी अभी तक दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है, जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास अभी डॉक्टर्स के पास है, वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देंगे और उसके कारण जान का और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। करीब हम सोच रहे हैं कि 10 मिलियन से ज़्यादा जीवन एंटीबायोटिक ना काम करने के कारण 2030 में इतनी क्षति हो सकती है। इसलिए सबको यही संदेश है कि एंटीबायोटिक्स का बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा पावर का एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करना चाहिए और कोविड की बीमारी में केवल डर के कारण ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशाल मागू, मैं बर्न प्लास्टिक सर्जरी में एडिशनल प्रोफेसर और हेड की पोस्ट पे यहाँ कार्यरत हूँ। मैं आप सबसे एंटीबायोटिक जो प्रिजर्व करने, जो एक थीम है हमारा टू प्रिजर्व एंटीबायोटिक्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जो हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी के जो प्रोसीजर्स होते हैं, मोस्टली कॉस्मेटिक या एस्थेटिक या बर्न प्रोसीजर्स जो होते हैं, उनमें जो भी एंटीबायोटिक्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे 2 घंटे से ज़्यादा जो प्रोसीजर चलता है उसमें हम उसका रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका आजकल बहुत मिसयूज़ हो रहा है। आप सब लोग जानते ही हैं कि कोविड-19 जो एक पैंडेमिक की तरह फैल चुका है, उसमें काफ़ी इन एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, जिससे ये काफ़ी ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है काफ़ी फैल गया है, एक बीमारी की तरह ये फैल गया है यहाँ पे। तो ये हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और हमें जो भी एंटीबायोटिक हम प्रिस्क्राइब करें वो हमें उसमें डॉक्टर से सलाह लेके ही खाना चाहिए। और हम इनको कैसे इसका प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखना चाहिए। अपने पूरा जो हमें अपने हाथ प्रॉपरली अपने हाथ धोने चाहिए किसी भी काम करने से पहले, जिससे कि ये रेजिस्टेंस जो ड्रग्स का है ये कम हो जाए, जितना भी कम हो सकता है ये कम जगहों पे फैले। और हम साफ़ सफाई रखें पूरा। और बहुत सारे जीवाणु हमारी चमड़ी और बगल में रहते हैं जो कभी भी रोग को फैला सकते हैं और संक्रमण फैला सकते हैं। और सर्जरी, इसीलिए सर्जरी करने के पहले प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देने की आवश्यकता है। कई बार बख्श की सर्जरी के बाद ड्रेन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि खराब रक्त शरीर से बाहर निकल जाए। इसीलिए ये कई बार अगर इसको ना किया जाए तो ये प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। नमस्कार। वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2020 के अंतर्गत मैं आप लोगों के समक्ष अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूँगा। पहली बात तो गुर्दा जो रोगी होते हैं उनमें गुर्दा रोग या तो अस्थायी होता है या स्थायी होता है। अगर वह अस्थायी है, जिसे हम अंग्रेजी में एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें हर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हम नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो डायरेक्ट गुर्दे पे असर डाल के उसको नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ता है ऐसे मरीज़ों में। दूसरी बात, हम जो भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट चूज़ करते हैं देने के लिए, वो देने से पहले हमें उसका टेस्ट डोज, अगर वो इंजेक्टेबल है तो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स का टेस्ट डोज आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाता है कि मरीज़ को किसी एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिविटी है कि नहीं है। तीसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि जब गुर्दे ख़राब होते हैं, कमज़ोर होते हैं और वे पूरी तरह से काम नहीं कर रहे होते, तो जो एंटीबायोटिक्स हैं या बाकी दवाइयाँ हैं, जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, उनका जो शरीर से उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो गुर्दों के द्वारा पूरा नहीं हो पाता। और ऐसी कंडीशन में हमें उनकी डोज गुर्दे के कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ती है। या तो उनकी डोज हम कम करते हैं या हम सेम डोज का जो देते हैं, पर 2 डोज के बीच का जो इंटरवल है वो हम बढ़ा देते हैं।
और अंततः हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ड्रग इंटरैक्शंस भी हो सकते हैं, खासकर गुर्दा प्रत्यारोपण जिन मरीज़ों का हुआ है उनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं जो कि सीधे सीधे दूसरी दवाइयों से इंटरैक्ट करके उनके लेवल्स को ब्लड के अंदर कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जैसे कि एंटी फंगल्स एजोल ग्रुप, जो कि सीधे सीधे बाकी दवाइयों से इंटरैक्ट करके उनके लेवल्स को ब्लड में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी मरीज़ में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का चुनाव करें तो हमें इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही सही निर्णय मरीज़ के हित में लेना चाहिए। धन्यवाद। कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आम तौर पे काम करने वाली सभी एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं वो कारगर नहीं रहती हैं, और ऐसी स्थिति में जो मरीज़ होता है उसको या तो बहुत ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, उसकी बीमारी लंबी हो जाती है और इसकी वजह से उस पे आने वाला खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो आप सभी लोगों को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे दूर कर सकते हैं या ये ना हो, इसके कारणों और उसके उपायों को जानना बहुत ज़रूरी है। और जब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो ऐसा देखा गया है कि आम तौर पे होने वाली बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, गोनोरिया और फूड बॉर्न जो डिजीज़ होती हैं, जो खाने पीने के से भी जो कुछ बीमारियां होती हैं, उनमें अक्सर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है और वो बीमारियों को डॉक्टर द्वारा इलाज करना मुश्किल हो जाता है। और इसका क्या कारण है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और कारण सिर्फ ये है कि हम आमतौर पे दवाओं को या तो मिसयूज़ करते हैं या ओवर यूज़ करते हैं। मिसयूज़ कहने का मतलब ये है कि हमें डॉक्टर ने दवा लिखी 1 हफ्ता और हमने उसको खाई 15 दिन, या डॉक्टर ने कहा कि इसको 10 दिन खाना है, हमने खाया 2 दिन। तो इस स्थिति में धीरे धीरे जो बैक्टीरिया होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं जिनके कारण से बीमारियां होती हैं, वो जो है जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है उस दवा से बेअसर हो जाते हैं और वो दवाएं उनको ठीक नहीं कर पाती हैं। जब तक इंडिकेशन ना हो, जब तक ज़रूरी ना हो या आपकी बीमारी ऐसी ना हो कि जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो, आपको उसको नहीं खाना चाहिए। सेकेंड बात यह है कि कभी भी जो आपके घर में दवाएं बच जाती हैं, आपके बच्चे को बीमारी हुई, उसको एंटीबायोटिक शुरू हुई, वो ठीक हो गया, लेकिन हो सकता है उस पत्ते में 2 या 3 दवाएं बच गई। जब आपको उस तरह की बीमारी हुई, आपने उसकी बची हुई दवाएं खा ली। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, तो इसको भी आप अवॉइड करेंगे। कई दफ़े क्या होता है कि हमको एक दफ़े डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी दवाई और वो रह जाती है हमारे पास, तो जब दोबारा से उसी तरह की बीमारी होती है हम सोचते हैं हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो दवाइयाँ पड़ी हैं हम उन्हीं को खा लें। ये भी बहुत गलत है, हमको इससे भी बचना चाहिए। अगर दोबारा भी आपको बीमारी होती है, उसी के सिम्टम्स जैसी बीमारी होती है, तो भी आपको डॉक्टर को फिर से दिखाने की ज़रूरत है, दोबारा से दवाई आपको प्रिस्क्राइब कराने की ज़रूरत होती है, तभी आप खाएं, बची हुई दवाइयाँ ना खाएं। और जो भी अन्य जो है साफ़ रहने के तरीके हैं उनको अपनाइए। जब आप खांसते हैं तो मुंह पे रुमाल रखिए, या ऐसे जगहों पे ना जाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ख़ास तौर से जाड़ों के दिनों में, क्योंकि उससे इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में सहायता मिलती है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है उसको हम कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इमेजिन सिचुएशन कि आपको या आपके किसी जानने वाले को कोई इन्फेक्शन होता है एंड डॉक्टर उसके लिए एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज जब पहले किसी पेशेंट को ये इन्फेक्शन हुआ था तो ये दवाई से वो जल्दी ठीक हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम इट डज नॉट रियली हैपन। ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है। क्या ये डरा देने वाली बात नहीं कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट रियली एक्टिव? The bacteria, the fungi, the other microorganisms which should respond to antimicrobials have stopped responding to the antimicrobials at all. This is the seriousness of antimicrobial resistance. When simple infections, the minor infections, become difficult to treat and serious infections become fatal. ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? As per WHO, antimicrobial resistance is one of the major global public health threats facing humanity.
इट्स नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम। पर ये हो क्यों रहा है एंड क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है? फॉर्चुनेटली यस। जो भी डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर्स या अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी यहाँ पे पेशेंट्स को इवेल्युएट करता है, दे हैव गॉट अ यूनिक अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स in order to approach this problem of antimicrobial resistance। हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काफी सिक पेशेंट्स आते हैं जिनके लिए हमें तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है और सही डिसीजन लेना पड़ता है। कभी भी जब सीरियस इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स आए हमारे पास, उनके मैनेजमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, पर यह ध्यान रहे कि सही एंटीबायोटिक्स सही डोज में चालू की जाए। दैट्स व्हाई यू मस्ट ऑलवेज फॉलो evidence-based guidelines and the institutional protocol for empirical antibiotic therapy. Appropriate therapy helps the patients, but if you start on inappropriate therapy, it's not going to help the patient and it's going to do more harm than good. Always remember, before starting the empirical antibiotic therapy, do take appropriate cultures. Blood culture, pus culture, urine culture, or whatever the infection you're suspecting. We need to develop the culture for taking cultures. अब हमारे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत सीरियस सिम्टम्स नहीं होते, जिनको कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट करके डिस्चार्ज किया जा सकता है। ध्यान रहे, हर पेशेंट को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं। माइनर इन्फेक्शंस बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक हो जाते हैं, पर जहां पे एंटीबायोटिक की जरूरत है, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली एडवोकेट फॉर प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एट होम। एंटीबायोटिक्स आर नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर प्रॉपर hygienic and infection control practices. So let's join hands together in this global battle of fighting against antimicrobial resistance so that we can do it together. Thank you. एंटीबायोटिक का गलत प्रयोग दुनिया भर में एक बहुत बड़ी परेशानी है और हमारे देश में तो बहुत ही बड़ी परेशानी है, क्योंकि सही प्रोटोकॉल ना होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह से एंटीबायोटिक यूज़ होने की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ में भी है। तो सबसे पहला हमारा रोल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जानकार पब्लिक की तरह ये रोल होना चाहिए कि पहली बात तो इन्फेक्शन हो ही ना, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लगातार अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहें और इंश्योर करें कि शुगर का नियंत्रण ओवरऑल अच्छा रहे, ताकि ये स्थिति ही ना आए कि इन्फेक्शन हो। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो डायबिटीज़ पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है इस बात के लिए अवेयर होना कि डायबिटिक फुट में भी रैशनल एंटीबायोटिक यूजेज बहुत ज़रूरी है। और रैशनल एंटीबायोटिक यूजेज से मतलब ये है कि सिर्फ उसी स्थिति में पहले बात तो एंटीबायोटिक दिया जाए जब उसे देने की ज़रूरत है। कभी कभी स्थिति में ऐसा होता है कि डायबिटिक फुट में इन्फेक्शन नहीं होता, सिर्फ डायबिटिक फुट होता है, इसका मतलब कि कोई साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन नहीं है, तो उस स्थिति में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कोई भी साइन इन्फेक्शन का है तो एंटीबायोटिक देना होता है। ज़्यादातर स्थिति में एम्पिरिकल एंटीबायोटिक ही देना होता है, लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन से क्या सिवेरिटी है, मतलब क्या गंभीरता है इन्फेक्शन की, और किस स्थिति के लिए कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कम ग्रेड का या जो माइल्ड डायबिटिक फुट जिसे कहते हैं, तो उस स्थिति में सिर्फ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करने चाहिए। जनरली अमॉक्सक्लैव या ऐसी चीज़ें काम कर जाती हैं। ओनली मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन है तो उसी में ही सिर्फ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और आईवी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए। तो हमेशा वही सेम प्रिंसिपल्स जो बाकी और स्पेशलिटीज़ में अप्लाई करते हैं वही डायबिटीज़ में भी अप्लाई करते हैं कि माइल्ड इन्फेक्शंस में सबसे कम ग्रेड के एंटीबायोटिक यूज़ करें और उसके बाद ही एंटीबायोटिक अपग्रेड करें। कल्चर की जांच भेजी जाए और जो उसमें कीटाणु पकड़ा जाए उसके हिसाब से ही दवाई दी जाए। और इसके अलावा डायबिटीज़ में कुछ और सिवियर ब्रेन के या नाक के साइनसेस के इन्फेक्शन भी होते हैं, और उनमें भी उसमें तो काफ़ी हाई ग्रेड एंटीबायोटिक देना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ रेयर कंडीशंस ही होती हैं जिसमें ऐसे एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। तो बेसिक मेरा मैसेज ये है कि अगर प्राथमिकता से हम लोग
इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें, मतलब कोशिश करें कि इन्फेक्शन हो ही ना, शुगर कंट्रोल अच्छा रहे, पैर का ख्याल रखें, शुरुआत से ही इन्फेक्शन तक जाने ही ना दें, रोज़ धोएं, साफ रखें। इस तरह से हम सही इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक का, और उन एंटीबायोटिक जो बड़ी एंटीबायोटिक्स हैं उसको सिर्फ उस तिथि के लिए रखेंगे जहाँ पे सचमुच ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ इन्फेक्शन काफ़ी सिवियर हो सकता है। तो हमें डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स का बचाव से ही इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। हमें जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत जो बातें बताई जाती हैं उनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सिंपल उपाय है हैंड हाइजीन, जिसके अंतर्गत जो WHO ने हमें जो बातें सिखाई हैं उनके 5 मूवमेंट्स जो उन्होंने बताए हैं उनको अगर हम पूर्णता से पालन करेंगे तो हम इस इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन्फेक्शन को फैलने का मुख्य जरिया हमारे हाथ होते हैं। तो हाथों की स्वच्छता अगर हम रखेंगे तो इन्फेक्शन को हम फैलने से रोकेंगे। साथ ही साथ जो मरीज के इस्तेमाल में आए जाने वाले इक्विपमेंट्स और उसके आर्टिकल्स होते हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है, अगर उसकी साफ़ सफाई पर विशेषकर ध्यान दिया जाए तो भी हम इस इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। इसके साथ ही जो मरीज एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं उनका हमें ध्यान रखना है कि उनकी एंटीबायोटिक्स सही समय पर दिए जाए, सही अवधि के लिए दिए जाए, और उनकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उनकी सेंसिटिविटी रिपोर्ट के अनुसार ही दी जाए। इसके साथ ही हमें यह ध्यान देना है कि शरीर में, मरीज के शरीर में इन्फेक्शन की जांच के लिए जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उस टाइम हम स्टेरिलिटी का विशेष ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक्स जो दी जाती हैं उनको देने से पहले ही हम खून की जांच करवाएं, और जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उस टाइम जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं, एसेप्टिक टेक्निक्स हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि क्लीन केयर इज़ इन योर हैंड्स। बाय डूइंग हैंड हाइजीन यू कैन ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड यू कैन रिड्यूस द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो हम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्शन बहुत प्रकार के होते हैं। इन्फेक्शन वायरसेस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, फंगस या ओली से होते हैं, फिर प्रोटोजोआ से होते हैं। जो एंटीबायोटिक्स है वो खाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम आते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक लाइफ सेविंग मेडिसिन है और इनका प्रयोग बिल्कुल उचित प्रकार से होना चाहिए। अगर एंटीबायोटिक का प्रयोग उचित प्रकार से नहीं हो तो उसमें क्या होता है कि जो ये कीटाणु होते हैं धीरे धीरे इस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, बोलते हैं। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों की बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है जो इन्फेक्शन से होती है, लेकिन इन्फेक्शन में वायरल बीमारियाँ होती है या बाकी बीमारियाँ होती है, खांसी ज़ुकाम, इनमें एंटीबायोटिक्स का उतना रोल नहीं है। जिन बीमारियों में एंटीबायोटिक का रोल है वो है बैक्टीरिया की वजह से जो निमोनिया होता है, डिसेंट्री होती है, पेशाब में इन्फेक्शन होता है, दिमागी बुखार जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, इनमें बैक्टीरिया का प्रयोग, इनमें एंटीबायोटिक का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये देखें कि जो बीमारी बच्चे में हो रही है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है कि नहीं हो रही है। एंटीबायोटिक जब आपको किसी डॉक्टर ने दिया है आपके बच्चे को तो उतनी डोज में दे दें, जो उन्हें पर्याप्त डोज लिखी है वही डोज दे दें। कितने दिन के लिए लिखी है पूरे उसी हिसाब से दे दें। और एंटीबायोटिक कौन सी देनी है ये डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे, क्योंकि निमोनिया के लिए अलग एंटीबायोटिक्स है, मेनिंजाइटिस के लिए अलग एंटीबायोटिक है, पेशाब के इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक है। तो जिस प्रकार की बीमारी है उसी प्रकार का एंटीबायोटिक वो दे देंगे, जो एक आप लोग को समझ नहीं आएगा। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक ले लें। और हमेशा जो भी एंटीबायोटिक आपके बच्चे को दिया गया है किसी दूसरे आदमी को मत दिखा दीजिए, क्योंकि क्या करते हैं लोग कि किसी के बच्चे को खांसी होती है, उसको एंटीबायोटिक देता है कोई डॉक्टर, तो लोग कहते हैं लोग आपके बच्चे को कौन सा एंटीबायोटिक दिया था वो भी खुद से वो चालू कर देता है। इससे एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बढ़ती है और ये कभी नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपना प्रिस्क्रिप्शन न दिखा दें और वही वाली एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह के बिना मत यूज़ करें।
तो हमें क्या नहीं करना है, खुद से कभी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है और डॉक्टर को दिखाए बिना एंटीबायोटिक यूज़ करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तभी एंटीबायोटिक यूज़ करने हैं। हल्का फुल्का खांसी, ज़ुकाम, बुखार, दस्त, इनमें हमेशा एंटीबायोटिक यूज़ नहीं होता है, वो तो इनका प्रयोग मत करें। और एंटीबायोटिक उतनी ही मात्रा में लें जितनी डॉक्टर बोले और उतनी ही ड्यूरेशन में ले लें, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, उससे ज़्यादा समय के लिए मत लें। और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी है कि हम लोग इन्फेक्शन से बचें। इन्फेक्शन से बचने के लिए जैसे बोला गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा अपने घर की, अपने आसपास की साफ़ सफाई बने। जब भी आप खाना बनाने जाएं तो हाथ साबुन से धो लें। खाना परोसने से पहले बच्चों को हाथ साबुन से धो लें। बच्चों को जब भी को खाना खाने बैठ जाएं उनसे पहले साबुन से हाथ धो लें। जब बच्चा टॉयलेट जाए, टॉयलेट से आने के बाद साबुन से हाथ धो लें। बच्चा बाहर खेलने गया है, खेलने के बाद जब वो आए उनको बोल दीजिए कि साबुन से हाथ धो लें। और हमारे पास विभिन्न प्रकार के टीके हैं जो बच्चों की बैक्टीरियल बीमारियों से बचाते हैं, जैसे कि निमोनिया का टीका है, डिप्थीरिया का टीका है, काली खांसी का टीका है, मेनिंजाइटिस के भी कुछ टीके उपलब्ध हैं आजकल बाज़ार में। और अगर आपने बच्चों को ये टीके अच्छे से पूरे डोज में और टाइम पे दिए हैं तो आपके बच्चों को ये बीमारी होने के चांस कम होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक का प्रयोग उचित रूप से हो, एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग रोका जाए ताकि हमारे पास जितने भी एंटीबायोटिक उपलब्ध हैं वो हमारे आगे वाले पीढ़ी के लिए भी कारगर रहे। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में ज़्यादातर इम्प्लांट का इस्तेमाल होता है और जहाँ कोई भी इम्प्लांट लगता है बॉडी के अंदर वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अमंग जितने भी सर्जिकल स्पेशलिटीज़ होती हैं या बाकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है इन्फेक्शन को लेकर के, क्योंकि अधिकतर केसेस में इम्प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हम लोग एंटीबायोटिक, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, खासकर वुंड सर्जरीज़ में जहाँ पे हम लोग कोई प्रोसेसेस जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, घुटना या जोड़ का प्रत्यारोपण जिसको कहा जाए, या स्पाइन सर्जरीज़ की जाए जिनमें हम लोग स्क्रूज़, पेडिकल स्क्रूज़ का इस्तेमाल करें। हमारे डिपार्टमेंट में जो पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं एंटीबायोटिक यूज़ की, वो 3 से लेकर 5 डोज तक देते हैं, जिसमें पहली डोज़ ऑपरेशन से पहले दी जाती है, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के भीतर, चीरे लगने से के भीतर दी जाती है, और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ऑपरेशन के उपरांत 2 या मैक्सिमम 4 एंटीबायोटिक की डोज दी जाती हैं। एंटीबायोटिक हम लोग कभी कभी किसी केसेस में थोड़े दिन बढ़ा देते हैं जहाँ पे हम ड्रेन ना निकाल पाएँ। ड्रेन मतलब जिसमें एक गंदा खून निकलता है वो निकल जाए, पर अधिकतर हम लोग 5 डोज से ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। और जब हम एंटीबायोटिक की मैं बात कर रहा हूँ प्रोफिलैक्टिक, ये यूजुअली इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हम लोग नसों के द्वारा दी जाए। इसके अलावा बाकी जो इन्फेक्शन होते हैं, हड्डी के या जोड़ों के इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, बट वो लंबे समय के लिए इस्तेमाल होती हैं। और वो जिस तरह का जांच की रिपोर्ट आती है, कल्चर जिसको हम कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के बाद हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक अभी चल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, एम्स ऋषिकेश की तरफ से हमारा ये मैसेज है सभी को कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। डिपार्टमेंट यूरोलॉजी के अंदर, ओपीडी के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पेशाब में दिक्कत होती है, जलन होती है। वो लोग आते हैं, उनके पास एक यूरिन कल्चर होता है, उस कल्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास कोई बैक्टीरिया होता है। सो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि उस बैक्टीरिया को ट्रीट करना है या नहीं करना है। कभी कभार उनके पास कोई सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को यूजुअली हम ट्रीट नहीं करते हैं। सो वहाँ पर हम एंटीबायोटिक का जुडिशियस यूज़ करें, और अगर उनको ज़रूरत नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, ऑल्दो दे हैव बैक्टीरिया, उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। केवल 2 कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं, वो है प्रेगनेंसी, और अगर किसी पेशेंट को कोई यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है या वो प्लान होता है, उस केसेस में हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं। सेकंड थिंग, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास कोई कल्चर, यूरिन कल्चर अवेलेबल नहीं होता है और पेशेंट सिम्प्टोमेटिक होता है, उस केस में हम लोग कोशिश करें
कि पेशेंट को अगर हम एम्पेरिकल एंटीबायोटिक शुरू करते भी हैं तो हम बोलें कि कल्चर वो पहले करवा लें, उसके बाद एंटीबायोटिक्स दें। में जो पेशेंट सर्जरी के लिए प्लान होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर हम लोगों को एक एंटीबायोटिक पॉलिसी को एडहेयर करना चाहिए। एम्स ऋषिकेश के अंदर डिपार्टमेंट यूरोलॉजी इस पे बहुत ही एडहेयर और स्ट्रिक्ट है पॉलिसीज पे, एंटीबायोटिक यूजेस पे। एट द टाइम ऑफ इंडक्शन दे यूजुअली उनको केवल एक ही एंटीबायोटिक दिया जाता है एज पर गाइडलाइंस, एंड समटाइम्स कुछ डिजीजेस के अंदर हमारे पास गाइडलाइंस अवेलेबल भी नहीं होती। तो आई थिंक ये एक है जिसमें हर डिपार्टमेंट को अपनी एंटीबायोटिक पॉलिसीज, इंस्टीट्यूट पॉलिसीज को स्टिक होकर बनाना चाहिए, एंड वो डिपेंड करेंगी लोकल एंटीबायोग्राम पे। वी शुड हैव, हमें हमारे पास एक एंटीबायोग्राम होना चाहिए लोकल जिसको हम एडहेयर करें, उसके बेस पे एंटीबायोटिक दें पेशेंट को, मैनेज करें। एडिक्वेट डोज और एडिक्वेट टाइम, एडिक्वेट नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेशेंट को मैनेज करने के लिए और रेजिस्टेंस को रोकने के लिए। सो मेरा ये डिपार्टमेंट यूरोलॉजी की तरफ से, सभी समस्त फैकल्टी की तरफ से एक ये मैसेज है कि अगर हम जुडिशियस यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक्स की और हमें सही समय और सही दिशा में हम जाते हैं, सो हम एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम इस उपलक्ष्य में उठा सकते हैं और आने वाले समय में हम अपने पेशेंट्स को बचा सकते हैं। अभी मेरा आप सबसे ये अनुरोध है और हम सब इसकी तरफ जागरूक हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम इस लड़ाई में लड़ेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज द राइट टाइम टू गो अहेड। थैंक यू। नमस्कार, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग से आप लोगों को जो एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक चल रहा है उसके बारे में, एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है पेट की बीमारियों से संबंधित रोगों के विषय में आपको अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो केसेस आप लोग देखते हैं कॉमनली वो हैं डायरिया के केसेस। लोगों को उल्टी और दस्त हो जाते हैं और वो जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तुरंत एक एंटीबायोटिक उनको दे दी जाती है। बट हमें एक चीज़ जो समझनी है कि ये ज़्यादातर जो डायरिया होते हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, वायरल होते हैं, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो अगर कोई डायरिया का पेशेंट है तो वो सिर्फ अपने खाने, पानी और डिहाइड्रेशन से बचा रहे तो उसका जो एंटीबायोटिक की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। दूसरा बीमारी जिसमें खासकर लिवर डिजीज़ेस और वो जिनमें लिवर की सिरोसिस हो जाती है उनमें हम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग काफ़ी हद तक करते हैं। खासकर उन पेशेंट्स जिनके पेट में पानी होता है, उस पानी में इन्फेक्शन हो जाए तो उन केसेस को हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तीसरा जो रोल है एंटीबायोटिक्स का वो है पैंक्रेटाइटिस में। एक बीमारी होती है जिसमें पैंक्रियास में सूजन आ जाती है जिसको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में काफ़ी फिजिशियंस अर्ली स्टेज में एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जिसका कोई रोल नहीं है, पर अगर एक बार कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। तो ओवरऑल जो मैं ये कहना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स का रोल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ में, बट ध्यान रखने वाली बात है कि इनका इस्तेमाल किस टाइम पे करना है, किस तरीके से करना है, किस रूट के साथ देना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि हम आगे जाके रेजिस्टेंस क्रिएट ना करें। थैंक यू। नमस्कार, एंटीबायोटिक्स स्टीवर्डशिप सप्ताह 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, एंटीबायोटिक्स के लिए हमारे समाज में बहुत सी गलत अवधारणा है जिसके फलस्वरूप इसका दुरुपयोग होता है और आज एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या है। इसके लिए कम्युनिटी में लोगों के बीच जाकर एक जागरूकता अभियान चलाना होगा और जागरूकता अभियान ऐसा हो कि जिसके परिणाम को हम माप सकें। एंटीबायोटिक्स के लिए लोगों के बिलीफ, उनकी अवधारणा और उनकी सोच को भी जानना अति आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय प्रोग्राम जैसे स्वच्छ भारत मिशन एवं कायाकल्प प्रोग्राम के तहत समाज में स्वच्छता अभियान को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। प्राइमरी फिजिशियन एवं फैमिली फिजिशियन
ये वो चिकित्सक हैं जो कम्युनिटी और समाज के साथ सबसे नज़दीकी एरिया में रहते हैं। एंटीबायोटिक्स कब लेना चाहिए, उसके लिए सही धारणा क्या है और कब नहीं लेना चाहिए, इन सभी तथ्यों के लिए जागरूकता अभियान चलाने की अपेक्षा फैमिली फिजिशियन से की जाती है। भारत सरकार द्वारा एंटीबायोटिक्स की अनैतिक बिक्री एवं ब्रांडिंग पर सख्त रोक लगनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हम सभी एक साथ मिलकर एक स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज की कामना करते हैं और यह आशा करते हैं कि हम लोग एंटीबायोटिक्स का समुचित सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। नमस्कार। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आज के समय में हमारी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी समस्या है। एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए नर्सेज का इस सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। नर्सेज एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप को इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में और सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान इस प्रकार से दे सकता है। नर्सेज बेड साइड में और कम्युनिटी के अंदर पेशेंट से और यहाँ पे रहने वाले लोगों के इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा समय तक रहता है। अतः नर्सेज का रोल एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप के अंदर पेशेंट को समय पर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल करवाना, सही डोज के अंदर सही रूट से पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने के अंदर रहता है। नर्सिंग स्टाफ बेड साइड में पेशेंट्स को समय पर एंटीबायोटिक्स दे करके पेशेंट्स के कल्चर रिपोर्ट्स और सैंपल्स को टाइम पर सेंड करके रिपोर्ट्स को टाइम पर प्राप्त करके डॉक्टर्स को जो फिजिशियन है उनको टाइम से उनका रिपोर्ट्स का इवैल्यूएशन जो भी आ रहा है उसको बता करके पेशेंट्स को अननेसेसरी जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, जो भी रिपोर्ट के अंदर पेशेंट के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो आया है उसके रिगार्डिंग बता के समय पर एंटीबायोटिक्स को स्टॉप करने के अंदर हेल्प कर सकता है। साथ ही नर्सेस का एक वाइटल रोल पेशेंट के डिस्चार्ज के वक्त होता है, क्योंकि जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसको किस प्रकार से एंटीबायोटिक्स लेना है इसके रिगार्डिंग नर्सेज हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कई बार देखा जाता है कि पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में जो एंटीबायोटिक्स घर लेके जाता है तो उनके घर वाले भी उन एंटीबायोटिक्स को एज ए ट्रीटमेंट समझ के ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जितनी भी एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं वो पूरी डॉक्टर्स की सलाह से हमें लेनी चाहिए और जो भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है उसी डोज के अंदर उसी पेशेंट को प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसलिए नर्सेज डिस्चार्ज के वक्त पेशेंट को प्रॉपर हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड करके एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। थैंक यू। नमस्कार। आज की बात एक ऐसी गंभीर समस्या की जो हमारे बीच में है, पर हम सबके द्वारा उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है या फिर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ये समस्या समाज एवं लोगों के बीच बढ़ते हुए एंटीबायोटिक के उपयोग तथा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बढ़ते हुए खतरे की है और इस गंभीर समस्या के निदान में नर्सिंग कर्मचारी अथवा नर्सिंग अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें नर्सिंग अधिकारी तथा नर्सिंग कर्मचारियों की भूमिका को समझते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक को तय समय तक सीमा समय तक देना अति आवश्यक है। एंटीबायोटिक के उपयोग को कम करने हेतु हमें संक्रमण की दर को कम करना बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रभावी तरीके से हाथों को धोना, बायोमेडिकल कचरे का निदान करना, आईवी ट्यूबिंग्स तथा अन्य कैथेटर सेंट्रल लाइन का तय समय पर ड्रेसिंग कर हम संक्रमण की दर को कम कर सकते हैं। रोगी को समय समय पर प्रेरित करना कि एंटीबायोटिक को उपयोगी बनाने हेतु तय समय पर पूर्ण कोर्स किया जाना अति आवश्यक है। सेल्फ मेडिकेशंस अर्थात
खुद द्वारा ली गई दवाई से बचाव करना अथवा सामान्य संक्रमण होने पर चिकित्सक की परामर्श कर ही दवाई का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम सब मिलके ये संकल्प ले, वी आर यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटीबायोटिक्स। थैंक यू। Integrated antimicrobial stewardship practices. In a hospital, there is administrative support system in which there are commitment, accountability and policy for integrated antimicrobial stewardship practices. In policy, there should be antimicrobial stewardship (ASP), diagnostic stewardship (DSP), infection prevention stewardship (ISP). Let's see how it works. When patient comes to emergency, clinicians evaluates the patient, makes the right diagnosis, starts treatment for the clinical syndrome, right diagnosis based on guideline, local or national or international, and communicates to patient, nursing staff, other department. As required, also to pharmacologists, microbiologists. Through WhatsApp or CDs or EHR. In WhatsApp, name of patient, location, diagnosis, antibiotic if any, are there so that they will be informed about the patient status. Then, pharmacologist comes, evaluates the patient, decides about right dose, right delivery, and right duration of antimicrobial. Puts note in the patient file. Observed findings and inferences regarding any modification based on PK/PD. Fills ASP form. Earlier or later microbiologist comes, evaluates the patient, confirms the right drug based on local antibiogram, puts note in the patient file. Observed findings and inferences regarding any modification. Fills ASP form, ensures proper sample collection, transportation, and processing, observes or rectifies ISP such as hand hygiene. Let's do hand rub. Steps are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bundle care, central line care, bladder care, bedsore care, surgical site care. Standard precautions, wash hands, wear gloves, wear mask, wear gown and many more. Transmission-based precautions if required. Contact precautions, droplet precautions, airborne precautions, proper waste management, prevents needle stick injury, advises vaccination if required. Next review to see the response at intervals. Clinicians visit regularly, documents patient status. Verifies the right diagnosis and right drug. Take the next right decision, either continue, or change, or switch, or stop, or outpatient parenteral antimicrobial therapy. Pharmacologist visits again, does prospective audit and feedback. Observe any initiation of low-hanging fruit interventions, like IV oral switch, puts note again with due respect previous notes. Microbiologist visits again, does organism review by 6-step model to decide whether organism is an as pathogen or non-pathogen in form of commensal or contaminant or colonizer or combination. Reports in WhatsApp immediately once any diagnosis comes, puts note again with due respect previous notes. Does organism review by stratified antibiogram. Review continues with repetition of above works. At the end, while discharging or declaring death. The clinician, educations to patient and caretakers. Focuses on learning points in whole patient care. Completes ASP form. Plans for ID meet. And the pharmacologist completes ASP form and collect data. Measures antimicrobial consumption through days of therapy or defined daily doses or as per WHO aware classification. Shares learning points in ID meet. And the microbiologist enters WHO net data and prepares cumulative antibiogram for the next patient. Shares learning points in ID meet. This completes integrated antimicrobial stewardship approaches in a hospital or institution. However, one health aspect continues. Thank you.